अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ें उनके साथ जो हो रही हैं ये सबके साथ होती हैं, क्या ये नॉर्मल है या नहीं। हम लोग बहुत जगह पे सर्च करते हैं, कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कुछ का नहीं पता चलता। तो इसलिए मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। बाकी एक अलग वीडियो बना के उसमें मैं फूड क्रेविंग और प्रेगनेंसी में जो एहतियात की जाती है उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं देखी जाती, तो लंबी वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की। तो इसमें जो है सबसे पहले पीरियड क्रैम्प्स होते रहते हैं, लेकिन पीरियड नहीं आते, और इस दौरान वाइट डिस्चार्ज भी होता है और हल्के से चक्कर भी आ रहे होते हैं। भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये मुझे हल्के-फुल्के सिम्टम महसूस हुए थे, लेकिन मुझे जल्दी पता चल गया था अपनी प्रेगनेंसी का, तो मैंने ज़्यादा फ़ील नहीं किए सिम्टम। उसके कुछ दिन बाद बात आ जाती है स्मेल इश्यूज़ की। स्मेल इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ से स्मेल आती है, और आपकी सूंघने की जो ताकत होती है ना, वो इतनी बढ़ जाती है। आपको दूर से अच्छी बुरी जो भी खुशबू होती है, आपको दूर से बिल्कुल साफ़ आपको पता लग जाता है कि ये इस चीज़ की खुशबू या बदबू आ रही है। बहुत ज़्यादा आपकी सूंघने की ताकत तेज़ हो जाती है। आपके पास एक इंसान बैठा है, बिल्कुल करीब बैठा है, अगर वो ब्रश नहीं करता तो उससे स्मेल आती है। लेकिन प्रेगनेंसी में ये होता है कि वो आपसे थोड़ा सा दूर भी बैठा हो ना, तो वो बात कर रहा, तो तब भी स्मेल आ रही होती है। इसमें मुझे सबसे पहले रोटी की स्मेल आई थी। मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में रोटी से भी स्मेल आती है, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था। तो मेरे साथ ये हुआ था, मुझे सबसे पहले रोटी से स्मेल आई थी। मैं रोटी नहीं खा पा रही थी, इतनी स्मेल आ रही थी रोटी से, और उसका ज़बान का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। एक होता है ना कि आपको इस चीज़ से स्मेल आ रही है, ठीक है, नाक बंद करके खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़बान का टेस्ट भी ख़राब हो चुका होता है, स्मेल तो आ ही रही होती है। जैसे वो चीज़ आप ज़बान पे रखते हो ना, तो वो भी बिल्कुल आपसे खाई नहीं जाती। उसके बाद मुझे प्याज, लहसुन हो गया, अदरक हो गई, सब्जियों से भी स्मेल आती है। ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मुझे प्याज से इतनी स्मेल आती थी, इतनी स्मेल आती थी, यकीन माने अगर एक रूम में प्याज कटिंग हो रहा और मैं दूसरे रूम में बैठी होंगी, तब भी मुझे बहुत तेज़ स्मेल आती थी। और खाना भी मैंने प्याज की वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि रोटी से भी आ रही होती थी और सालन से भी आ रही होती थी। 2-3 महीने तो मेरा रोटी सालन छूट गया था। मैं ब्रेड को दूध के साथ खाती थी और फ्रूट्स खाती थी, और चावल कभी कभी अम्मी मुझे बना के देती थी। चावल की जितनी भी वैरायटी हैं, उन सब से मुझे स्मेल आने लग गई थी। सिर्फ जो टोटा चावल होता है उससे स्मेल नहीं आती थी। तो मैं थोड़ा सा अचार उसमें डाल के खा लेती थी। मैं दाल नहीं खा पाती थी, क्योंकि उसमें तड़का लगता है। और जितने भी सालन होते थे सब में साफ सारे प्याज डालती, तो मैं सालन वगैरह कुछ नहीं खाती थी। और इतनी स्मेल, अगर सालन कमरे के किसी एक कोने में रखा होता था ना, तब भी पूरे कमरे में मुझे उसकी इतनी स्मेल आती थी, मैं कमरे में बैठ ही नहीं सकती थी। तो इतनी ताकत तेज़ हो जाती ना आपकी सूंघने की। तो इसके बाद आपको मसाले, जितने भी मसाले होते हैं, चाट मसाला तक हो गया, मैं वो भी नहीं खा सकती थी, उससे भी मुझे इतनी स्मेल आती थी। और शाम का टाइम जैसे ही होता चला जाता था ना, मगरिब के करीब का टाइम, तो मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता था। उल्टियाँ मुझे नहीं हुई थी, मुश्किल से 1-2 बार ही हुई होंगी। बाकी मेरा दिल बहुत ख़राब रहता था। मैं उल्टियाँ तो नहीं करती थी, बस शाम का जैसे टाइम होता चला जाता, मुझे मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता था। तो मैं छत पे चली जाती थी ताज़ा हवा खाने के लिए। और आपको जो क्या कहते हैं उन्हें, परफ्यूम्स, मुझे नहीं पता दूसरों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, मुझे परफ्यूम्स से भी स्मेल आती थी। मैं घर में किसी को परफ्यूम नहीं लगाने देती थी। माचिस की तीली जलाते ना तो आग जलती है, मुझे उससे भी स्मेल आती थी। गैस से स्मेल, और जितने कुकिंग ऑयल होते हैं सबसे स्मेल आती थी, सिवाय वो दानेदार जो घी होता है उसके अलावा। हर चीज़ से स्मेल, ज़बान का टेस्ट ख़राब, गोश्त, जितने भी गोश्त होते हैं सबसे मुझे स्मेल भी आती थी, और ज़बान पे रखते ही मुझे वोमिटिंग होना शुरू हो जाती थी। ज़बान का टेस्ट भी ख़राब और स्मेल भी। एक दिन मैं बहुत रो गई थी इसकी वजह से, क्योंकि मैं कुछ खा पा रही नहीं थी।
मुझे हर चीज़ से स्मेल आ रही थी, कुछ नहीं खाया जा रहा था, सिर्फ डबल रोटी और दूध के साथ इससे क्या गुजारा होता है। और फ्रूट्स, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स खाए हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने कभी सुनने भी नहीं होते थे कि प्रेगनेंसी में ये होता है, वो मेरे साथ हुआ था। सबसे डिफरेंट, सबसे अलग। मुझे जैसे ही कहते हैं कि 4-5 महीने गुजरते हैं तो आपकी जो स्मेल इश्यूज़ होते हैं, वोमिटिंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है। मैं इंतज़ार कर रही थी अभी चौथा महीने लगेगा तो मेरे सारे स्मेल ख़त्म हो जाएगी, मैं सब कुछ खाना शुरू कर दूँगी। मैं खट्टी, तीखी, ये सब स्पाइसी फूड मैं खा ही नहीं पा रही थी। और जो मीठा होता है ना, मीठे से मुझे घिन आती थी। मैं खा तो लेती थी लेकिन मुझे घिन आती थी, तो मैंने मीठा पूरी प्रेगनेंसी में खाया ही नहीं है। और जैसे मेरा चौथा महीना लगा वैसी स्मेल आ रही, पाँचवा लग गया, छठा, सातवां, पूरे 9 महीने लग गए मुझे स्मेल आती रही। मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। हाँ, चौथे महीने से रोटी से स्मेल ख़त्म हो गई थी तो मैं रोटी खाना शुरू कर दिया था। और सालन बगैर प्याज के बनवाती थी मैं। और इसके अलावा जैसे ही मेरा 5वां महीना लगा था तो मुझे सर दर्द शुरू हो गया था। ये मैंने सुना है सबके साथ होता है, हार्मोन्स की वजह से आपको सर में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द कि बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो डॉक्टर पैनाडोल का कहते हैं वो खा सकते हैं, बुखार में भी पैनाडोल खा सकते हैं, बाकी आप सब कुछ डॉक्टर से पूछ के खाइए। और जैसे ही मेरा छठा या सातवां महीना लगा था, पहले तो स्टार्टिंग में आपको पानी बिल्कुल पीने का दिल नहीं करता, एक घूंट भी नहीं पिया जाता। लेकिन छठा सातवां महीना जब मेरा लगा था तो मुझे इतनी प्यास लगती थी, इतनी प्यास लगती थी, मैं हर टाइम प्यासी रहती थी। मैं एक बॉटल अपने साथ रखती थी, उस पे दुपट्टा लपेट के रख देती थी ताकि वो गर्म ना हो जाए, वो मैं पीती रहती थी। और रात को 1.5 लीटर वाली बोतल मैं अपने साथ रखती थी, सारी रात में पानी पीती रहती थी। और यूरिन बहुत परेशान करता है प्रेगनेंसी में, एक घूंट पिया उधर यूरिन आना शुरू। तो इसमें जो है यूटीआई भी बहुत होता है प्रेगनेंसी में लोगों को, लेकिन मुझे नहीं हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें डॉक्टर क्रीम वगैरह दे देते हैं, ख़ारिश वगैरह बहुत होती है। और इस दौरान ना कभी कभी जब छठा सातवां महीना लग जाता है ना तो उसके बाद ना वजाइना से कुछ वाइट कलर का, क्रीमी वाइट, च्युइंगम की तरह कुछ बाहर आता है। तो ये नॉर्मल है, इससे डरने की बात नहीं है। मैं डर गई थी लेकिन डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है, अच्छी बात है। वजाइना सेल्फ क्लीनर होती, वो अपनी सफाई कर रही होती, बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो जितने भी जरासीम वगैरह होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और कमर का दर्द, प्रेगनेंसी में कमर का दर्द इतना तंग करता है, इतना तंग करता है। मुझे पूरी कमर में तो नहीं था, सिर्फ राइट साइड पे होता था। मैं लेट जाती थी लेकिन मैं करवट नहीं बदल सकती थी और ना ही मैं उठ सकती थी, इतना दर्द होता था। पूरी प्रेगनेंसी में बहुत दर्द रहा है। और जब 9 मंथ लगा था उसके बाद फिर मुझे बेचैनी शुरू हो गई, हाथों में, पाँव में इतनी बेचैनी, घंटों घंटों तक मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत बेचैनी रहती थी। और फिर ख़ारिश, पेट पे ख़ारिश, टांगों पे ख़ारिश, अंडर आर्म्स में ख़ारिश इतनी होती है, इतनी होती है, बस आप खुजा खुजा के पागल हो जाते हो। लेकिन मैंने ख़ारिश नहीं की थी। मैं टांगों और अंडर आर्म्स में तो कर लेती थी लेकिन मैं कभी भी पेट पे मैंने नहीं की थी। कहते हैं कि आप ख़ारिश करोगे तो काले काले निशान आ जाते हैं, आप नहीं भी करते ना तब भी आ जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं, बेबी के बाद वो चले जाते हैं। हाँ, स्ट्रेच मार्क्स कभी नहीं जाते, वो परमानेंट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते स्ट्रेच मार्क्स। फिर आपकी नेक काली हो जाती है, आपकी टांगे काली हो जाती है, पेट का कुछ हिस्सा काला हो जाता है, अंडर आर्म्स डार्क हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट डार्क हो जाता है। लेकिन जैसे ही बेबी होता है तो ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होता। सारे जितना भी डार्क पार्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो जो जिस्म पे बाल होते हैं ना वो हल्के फुल्के होते हैं ना, हमारी लड़कियों के जिस्म पे बाल, फिर प्रेगनेंसी में वो घने घने हो जाते हैं, काले काले, पूरी प्रेगनेंसी में काले, मतलब पूरे बॉडी पे काले बाल आ जाते हैं। और ये भी नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के बाद फिर सब ठीक हो जाता है। और इसके बाद सर के बाल माशाल्लाह इतने घने हो जाते हैं, मेरे बहुत घने हो गए थे बाल और गिरते भी नहीं थे, इतने अच्छे हो गए थे। लेकिन जब बेबी हो जाता है ना तो बहुत बाल झड़ते हैं, सारे के सारे बाल झड़ जाते हैं।
और इसमें एक और मसला होता है, आपको ना लोअर एब्डोमिनल की साइड स्ट्रेचिंग होती है, मतलब आप जैसे खड़े होते हो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ खींच रहा है, नसें खींच रही हैं, आपसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये भी नॉर्मल है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और गर्मी इतनी लगती है, सर्दियाँ जो जिनकी प्रेगनेंसी सर्दियों में होती है उनके तो मज़े, लेकिन जिनकी गर्मियों में होती है वो बेचारे तो बस उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जो हमारे कपड़े होते हैं ना वो हमें ब्लैंकेट लग रहे होते, पहने नहीं जाते, दिल करता है कि कोई जाली वाला कपड़ा वही पहने और सारा दिन पानी वाले पूल में बैठे रहें। और एक और इशू होता है कि आपकी जो आँखें ना वो थोड़ा-सा मतलब आपको धुंधला-धुंधला दिखाई देने लगता है। ये बहुत हुआ था मेरे साथ, क्यों मैं हर टाइम अपनी आँखें साफ़ करती रहती थी कि मुझे काफ़ी दफ़ा ना ऐसा लगता था कि आँखों के सामने कुछ आ गया है, धुंधला-सा नज़र आता था, लेकिन बाद में ये मेरा ठीक हो गया था। और आप कोशिश करें कि आप नमाज़ बिल्कुल नहीं छोड़ें। आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ के नमाज़ पढ़ें, लेकिन आपने नमाज़ नहीं छोड़नी है और साथ में सूरह मरियम, सूरह रहमान और दरूद की बहुत ज़्यादा तिलावत करनी है। इससे प्रेगनेंसी आपकी बहुत अच्छे से जाएगी। और इसमें एक कॉमन इशू एक और भी है प्रेगनेंसी में कि एक तो थकावट बहुत ज़्यादा होती है, और मैं जब खड़ी होती थी ना तो मेरी टाँगें काँपने लग जाती थी, मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता था। मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़कने लगता था, ऐसा लगता था कि अभी बाहर आ जाएगा। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी, मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती थी। तो ये जितने भी इश्यूज़ हैं ना ये सारे नॉर्मल हैं, सबके साथ होते हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप डॉक्टर से ये सब कुछ कंफर्म कर लीजिएगा। और एक और मैंने सुना था कि प्रेगनेंसी में लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक जब आप लगाते हो ना तो कुछ खाते पीते हो तो वो आपके साथ खाने पीने के साथ वो अंदर जाती है तो वो बेबी को हार्म कर सकती है। तो ये मैं इस व्लॉग में इतना बात कर रही हूँ। फिर एहतियात और बाकी मूड स्विंग क्रेविंग की मैं नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी, वरना वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी वीडियो कंटिन्यू है, दूसरे व्लॉग में और बात करेंगे।